Okay, hi and hello. My name is Aryan Singh. Today we will discuss about Parkinson's disease. इसको हम बोलते हैं कंपन या फिर हाथों में कंपन या पूरे शरीर में कंपन और इसे एक नाम से जानते हैं मांसपेशियों में आकरण। आज देखते हैं कि बीमारी क्या होती है, कैसे होती है और कहाँ पर होती है और इसका कारण क्या है और इसमें जो ड्रग्स यूज होती हैं, जो टैबलेट्स यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं, किस तरह की इसमें जो है थेरेपी दी जाती है, सर्जरी दी जाती है या फिर कीमोथेरेपी दी जाती है। तो आज हम उस पर फोकस करने वाले हैं। ओके, तो ड्रग से पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअली पार्किंसन डिसीज होती क्या है। तो पीडी मतलब पार्किंसन इज ए न्यूरो degenerative disorder in which dopamine producing neurons disorder in a brain structure called substantia nigra are damaged and die over time, leading to a number of motor problems and mental disabilities. It is named on a British physician, Dr. James Parkinson, who first discovered it. Parkinson's disease is a result from an insufficiency of dopamine in the brain and thus categorized as movement disorder. It is one of the most common progressive movement neurological disorder. Symptoms of Parkinson's disease appear when approx 70% of dopaminergic cell get damaged. तो आप समझते होंगे कि ये क्या होता है। जो पार्किंसन डिसीज होती है ये ब्रेन से रिलेटेड, जो ब्रेन होता है हमारा माइंड उससे रिलेटेड बीमारी होती है, मतलब उससे संबंधित बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर सेल्स जो होते हैं, मतलब जो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं। मतलब उन न्यूरॉन्स से जो डोपामाइन रिलीज होता है, मतलब जो डोपामाइन प्रोड्यूस करते हैं, जो सेल डोपामाइन प्रोड्यूस करते हैं वो सेल या तो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं या फिर धीरे धीरे उनका क्या है डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। और उनका डिस्ट्रक्शन क्या है 70 से 60% जब पहुंच जाता है तब इस पार्किंसन डिसीज के क्या है सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब किसी बीमारी के जो सिम्टम्स हैं 70 से 80% पे दिखाई पड़ रहे तो उसको तो क्योर करना ऐसे भी मुश्किल होता है क्योंकि वो पहले 50% से ऊपर जा चुकी है। तो ये होती है पार्किंसन डिसीज। इसमें क्या है हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, हमारी आवाज मतलब एकदम क्लियर नहीं आती, एकदम स्लथर्ड वॉइस आती है, मतलब आप क्लियरली किसी को समझा नहीं सकते, आप हिलते रहेंगे कप कपाते रहेंगे बगैर किसी दिक्कत के। ये सब किसकी वजह से क्या दिक्कत होती है, ये हमारे न्यूरॉन्स की वजह से दिक्कत होती है। मतलब जो डोपामाइन होता है वो प्रॉपर रिलीज नहीं होता। जो जो डोपामिनर्जिक सेल होते हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, उसी की वजह से क्या है ये हमारी पार्किंसन डिसीज डेवलप होती है। और देख लेते हैं पीडी इज अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर इन विच डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन डिसऑर्डर इन ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड सब्सटेंशिया। और जो डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंशिया नेग्रा में। ये सब्सटेंशिया नेग्रा एक ब्रेन का पार्ट होता है जिसके अंदर ये न्यूरो न्यूरो जनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या है डैमेज होने लगते हैं, are damaged and die over time, leading to a number of motor problems and mental abilities। और इसी की वजह से क्या है हमारे बहुत मोटर प्रॉब्लम, मतलब जो मोटिलिटी से जो भाई जितनी बार एक्टिविटी रिलेटेड होती है वो होने लगती है या फिर मेंटल एबिलिटीज एबिलिटीज होने लगती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। हम्म एक्चुअली जो पार्किंसन डिसीज है उसकी कॉजेस क्या है और इटियोलॉजी क्या है, मतलब वो कैसे होती है उसका कारण क्या है। तो मेनली हम समझ ही चुके हैं कि इसका जो मेन कारण है वो हमारा डोपामाइन ही है। मतलब जो डोपामाइन को, जो सेल्स डोपामाइन को प्रोड्यूस करते हैं वही क्या है डैमेज होने लगते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या है हमारी जो पार्किंसन डिसीज है वो जन्म लेती है। तो एक बार देख लेते हैं द मेजर कॉज ऑफ पार्किंसन डिसीज इज degeneration of neuronal cells in the area called substantia nigeria lies in basal ganglia। मतलब जो substantia nigeria होता है basal ganglia का जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है उस एरिया के क्या है न्यूरॉन, जो न्यूरॉन सेल होते हैं वो बिल्कुल डैमेज हो चुके होते हैं। तो इससे क्या है कोई रेस्पॉन्स नहीं
होता है, ना रेस्पॉन्स आएगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास ना रेस्पॉन्स जाएगा। These neuron producing dopamine, a neurotransmitter involved in regulating movement and coordination. The exact cause of neuron is loss is not understood yet. मतलब क्या है कि जो न्यूरॉन्स हैं उनका एक्चुअली अब ये तो पता है कि हमें सब्सटेंशियल नाइग्रिया एरिया में उसका लॉस हो रहा है या फिर वो डैमेज हो जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि एक्चुअली जो न्यूरल सेल है वो डैमेज क्यों हो रहा है, उनका लॉस या फिर डेस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है। तो ये अभी तक नहीं पहचाना गया है, हमारी माइंड की फिजियोलॉजी और इटियोलॉजी है, लेकिन जो मेन रीजन है वो यही है। और कुछ इसके फैक्टर और भी हैं, जैसे जेनेटिक डिसफंक्शन, आपके किसी फैमिली में दादा मम्मी को है या भाई बहन को है या परदादा को था, तो हो सकता है कि पार्किंसन डिसीज कंपन आपके आपके अंदर भी देखने को मिल जाए। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, ठीक है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस ना करे, तब भी क्या है इसकी वजह से हमारा पार्किंसन डिसीज हो सकती है। न्यूरो इन्फ्लामेशन मतलब जैसे जो हमारा ब्रेन है और उसके अंदर जो ब्रेन सेल्स हैं उनमें अगर सूजन आ जाए तब भी हमारी क्या है पार्किंसन डिजीज हो सकती है। सर्टेन मेडिकेशन जैसे हम स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं तो उनकी वजह से, जैसे स्टेरॉइड हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, कुछ एंटीबायोटिक्स हो गई, तो ये क्या होती है हमारी, ये क्या हमारी होती है ट्रिपल बी, ट्रिपल बी। ये जो ड्रग्स होती है ये भाई ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाती है, मतलब ये कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है इसको क्रॉस कर देती है। और इन जो ये जो ड्रग्स होते हैं इनकी कैपेसिटी कम से कम 500 डाल्टन से ज़्यादा होती है, तभी ये पूरे इस जो ट्रिपल बी होती है इसको क्रॉस करती है। और इसकी वजह से जब ये मान लो कोई केमिकल ब्रेन के अंदर जाएगा तो वो अपने हार्मफुल इफेक्ट तो दिखाएगा दिखेगा। तो उसकी वजह से भी क्या है, सर्टेन मेडिकेशन की वजह से भी क्या है हमारे पार्किंसन डिसीज देखी जा सकती है। हेड इंजरी मतलब आपके कभी सर में चोट लग गई है तो ज़्यादा ट्रॉमा हो गया है या फिर ब्लड बह गया है, तो उससे क्या है जब ब्लड बह गया तो सर तो हमारा बहुत मतलब सॉफ्ट चीज़ें उसमें अगर जब न्यूरॉन्स में कोई दिक्कत आएगी, मतलब आपस में कॉन्टेक्शन ऑफ बॉडी से नहीं होगा न्यूरॉन्स का, तो हो सकता है कि उससे पार्किंसन डिसीज हो सकती है। पार्किंसन तो वैसे भी हो जाएगी जब किसी ने आपके समय डंडा मार दिया, तो आपका हिलना मिलना तो 100% तय ही है। तो ये तो मेन है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। सिम्टम्स क्या है इसके, सिम्टम मतलब इसमें पहला सबसे आता है रिजिडिटी, मतलब जैसे एकदम जकड़न से हो जाना, एकिन्सिया, पोस्चर इन पोस्चर इनस्टेबिलिटी, मतलब आप जो बैठने उठने की जो आपकी नेचुरल स्टेबिलिटी थी वो मतलब डिस्टर्ब हो जाएगी, आप मतलब आप ढंग से बैठ नहीं पाएंगे, कब कपात सी होती ही रहेगी। मतलब ब्रेडिकाइनेसिस मतलब हार्ट बीट जो होती है वो घट जाएंगी, जो आपकी एक्टिविटी होती है जिससे हार्ट बीट, जब आपकी हार्ट बीट घट जाएंगी तो आपकी सीधी बॉडी की एक्टिविटीज भी घट जाएंगी। स्पीच डिसऑर्डर मतलब जब स्पीच डिसऑर्डर होंगे, मतलब बोलने में क्या दिक्कत आएगी आपको, स्लेथर्ड होगी या फिर कंपन से होगी, तो आप उससे पहचान सकते हैं कि ये क्या है पार्किंसंस की सिम्टम्स है। रिड्यूस फेशियल एक्सप्रेशंस मतलब इसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, मतलब चेहरे पे जो और जैसे एकदम चमक रौनक सी होती है वो सब भी कम होने लगेगी, एकदम रूथनेस इसको दिखाई पड़ेगी, पेशेंट बहुत क्या है डिप्रेशन में चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। कॉम्प्लिकेशंस समझते हैं कि जो पार्किंसन डिसीज है उससे हमारे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और हो सकती हैं। तो मैंने बताया कि डिप्रेशन हो सकता है, पेशेंट समझेगा कि वो कब ठीक होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे वो अंदर ही अंदर चीज़ों को सोचता रहेगा तो डिप्रेशन भी जा सकता है। सोशल आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन का आप मतलब समझते हैं तो मैं समझाता हूँ सोशल आइसोलेशन क्या है। कि जब आपको पार्किंसन डिसीज हो जाएगी तो लोग आपको ना एक अलग ही तरीके से देखेंगे, मतलब ठीक है एक अलग तरीके से घृणा सी करने लगेंगे। और वो जब घृणा करने लगेंगे तो आप क्या है उस घृणा को लेकर उन लोगों से अलग होते दिखोगे, मतलब सैचुरेट होते दिखाई दोगे। जब पहले आपको दिक्कत नहीं थी आप अनसैचुरेटेड थे, बॉन्डेड थे उन लोगों के साथ, जैसे आपको दिक्कत स्टार्ट हुई तो क्या है उनसे अलग आइसोलेट होना स्टार्ट हो जाओगे। और वो लोग भी आपको आइसोलेट करना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे क्या है मिलने वाली बीमारी वगैरह पता नहीं कौन लग जाएगा जिसको ना हो जाए, ऐसे ये सब चीजें वो सोच के आपको हटा देंगे, तो इसलिए बोलते हैं सोशल आइसोलेशन। और मोबिलिटी इश्यूज तो आपको होंगे होंगे, चलने फिरने में दिक्कत होगी, ठीक है, उठने बैठने में। सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है, मतलब आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उस पर भी इसका असर देखा जा सकता है पार्किंसन डिसीज का। नेक्स्ट देखते हैं।
ओके, तो समझते हैं इसमें ड्रग्स कौन कौन सी यूज होती हैं। जो ड्रग्स यूज होती हैं उनके बारे में समझते हैं। तो इसमें पहली ड्रग आती है, मतलब पहली क्लास आती है ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम। तो इसके अंदर बहुत सब क्लास रहती है। पहला डोपामाइन प्रिकॉर्सर, इसके अंदर लेवाडोपा, ये मेन ड्रग है लेवाडोपा, इसके अंदर चलती है पार्किंसन में। फिर डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं उसके अंदर ब्रोमोक्रिप्टेन, ठीक है, और रोपनारॉल, ठीक, और प्रमेक्सॉल। और फिर COMT इनहिबिटर्स, इसके अंदर आपकी आती है एंटाकैपन और टोलाकैपन। फिर अगली सब क्लास है पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, इसके अंदर कार्बिडोपा और बेंजल्जाइड। जो लेवाडोपा कार्बिडोपा है ये इसकी मेन ड्रग है जो आपको पार्किंसन डिसीज में दी जाती है। इनका बहुत अच्छा मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट में दी जाती है। फिर अगला आता है MAO-B इनहिबिटर, इसके अंदर सिलेजिलाइन और रासाजिलाइन। फिर एक और सब क्लास आती है COM इनहिबिटर, ये तो हो गया। हाँ, ग्लूटामेट या NMDA रिसेप्टर एगोनिस्ट, डोपामाइन फैसिलिएटर, इसके अंदर आता है आपका एमेंटाडाइन। फिर सेकंड सब क्लास आती है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम, इसमें आता है सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक्स। तो इसके अंदर आपकी क्लास ड्रग्स आती हैं ट्राइहेक्सिफेंडिल और क्लोरसाइक्लिडाइन और बाइपेरिडइन। फिर अगली एक और क्लास आती है, सब क्लास आती है एंटी हिस्टामिनिक्स, मतलब इसमें एंटी हिस्टामिनिक्स भी दी जाती हैं जो H1 मतलब जो आपके H1 रिसेप्टर पे और H2 रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं। तो इसमें पहले आपकी आती है और फेंड्राइन और अगली आती है प्रोमेथाजाइन। ये दो एंटी हिस्टामिनिक्स भी इसमें दी जाती हैं। ओके, तो ये ड्रग्स हो गई जो एंटी पार्किंसन डिसीज में दी जाती हैं, मतलब जो कंपन होता है या नसों में जो कमजोरी होती है उसको कम करने के लिए दी जाती है। जैसे क्या होता है, ये हमारा क्या है, एक न्यूरॉन है, दूसरा क्या है, ये भी एक न्यूरॉन है। तो हमारा बॉडी सिस्टम क्या होता है, इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। ये प्री सिनेप्टिक फेस होता है और ये पोस्ट सिनेप्टिक फेस होता है, मतलब है दोनों न्यूरॉन ही, लेकिन क्या अपोजिटली अटैच होते हैं। ये पोस्ट सिनेप्टिक फेस से अटैच होता है और ये प्री सिनेप्टिक फेस से अटैच होता है। जब इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन टूट जाएगा, दोनों का कोऑर्डिनेशन जब टूट जाएगा तो इसकी वजह से क्या है, जो बीमारी, जब कोऑर्डिनेशन टूट गया तो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन जो जैसे इस जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है इसने इन्फॉर्मेशन दी कि बॉडी को क्या है अपना लेग आगे मतलब आगे बढ़ाना है, लेकिन क्या है बीच में इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुंच नहीं पाई, तो लेग आगे तो बढ़ा लेकिन वो पूरा नहीं बढ़ पाया। फिर क्या अचानक से कोऑर्डिनेशन मिल गया, तब क्या हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन दोबारा मिली तो फिर जो लेग आगा बढ़ा था वो और बढ़ गया। इस तरह से क्या है कि उसमें वाइब्रेशन हुआ, लेग की जो स्पीड थी बहुत धीरे थी और वाइब्रेटेड थी। तो इस तरह से क्या होता है कि जो दोनों हमारे जो प्रीसिनेप्टिक और पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं इनके बीच में न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी होती है वो घट जाती है। और इसी एक्टिविटी को कम करने के लिए और मतलब इसके जो चीज जो ड्रग्स दे रखी हैं लेवाडोपा कार्बाडोपा वगैरह, ये सब इस जो न्यूरॉन की जो एक्टिविटी है इसको सब इम्प्रूव करती है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन या फिर जो पास हो रही है उसको जस्ट इम्प्रूव करती है 3 4 5 घंटे के लिए। ये परमानेंटली इसको क्योर नहीं करती है। जो डोपामाइन है उसको कम से कम 3 4 घंटे के लिए क्योर करती है, उससे ज़्यादा इसको ये ठीक नहीं करती। ये परमानेंट इसका कोई इलाज नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें दे रखा है मोड ऑफ एक्शन, मतलब ये जो ड्रग्स हैं ये कैसे काम करती हैं। मैंने बता तो दिया है ड्रग्स कैसे काम करती हैं, एक बार रिटन फॉर्म में देख सकते हैं। ये मैंने बताया है कि क्या प्री सिनेप्टिक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक अपना न्यूरॉन है। तो इट इज एक्ट बाय इंक्रीज रिलीज ऑफ डोपामाइन, मतलब डोपामाइन को बढ़ा, उसका डोपामाइन जो होता है वो रिलीज बढ़ा देती है फ्रॉम प्री सिनेप्टिक वेसिकल, ब्लॉकिंग द रीअपटेक ऑफ डोपामाइन इनटू प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स और बाय एक्सर्टिंग एन एगोनिस्ट effect on postsynaptic dopamine receptor. Trihexyphenidyl trihexyphenidyl reaches peak plasma concentration in 2 to 3 hours after oral administration and has a duration of action up to 12, मतलब बताना कि कम से कम या तो 6 घंटे 12 घंटे 4 5 घंटे इसी से ज़्यादा इतना ही इफेक्ट दिखाएगी, मतलब इतनी उसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर पाएगी, इससे ज़्यादा कोई भी ड्रग कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो देख सकते हैं ये इसका मार्केटिंग एक्शन दिया है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, मतलब ट्रिपल BBB है। इससे क्या है जब कोई भी ड्रग हम लेंगे तो
वो क्या है, इससे पास होगी। ठीक है, ये हमारे क्या है, न्यूरॉन्स का एक पोस्ट सिनेप्टिक फेस है और ये प्री सिनेप्टिक फेस है। और इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर अटैच है, मतलब D2 रिसेप्टर, D4, D5, मतलब ये सब क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। मतलब एंटी साइकोटिक के अंदर जो डोपामाइन होता है वो रिसेप्टर होता है। जब डोपामाइन रिसेप्टर पर आके कोई ड्रग अटैच होती है तो वो उसको क्या है, ब्लॉक कर देती है। जब उस पर ब्लॉक कर देती है तो वो रिलीज होना क्या होता है, कम हो जाता है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रॉपरली ट्रांसफर होने लगती है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो है एंटी साइकोटिक और एंटी पार्किंसन ड्रग्स कैसे काम करती हैं। आप प्रॉपरली समझ गए होंगे, इसके बारे में जान भी गए होंगे क्या होता है हमारा एंटी पार्किंसन डिसीज। तो सोशल आइसोलेशन आप किसी से भी ना बनाएं, क्योंकि उसको क्या है, उसको अंदर ही फीलिंग से हर्ट हो सकता है, क्योंकि वो उसके हाथ में तो है नहीं जो उसके साथ हो रहा है पार्किंसन डिसीज की वजह से। तो आप इस चीज़ों को समझें, मेरी वीडियो के माध्यम से समझें, और एक प्रॉपर डिटेल वीडियो होगी। अगर ये लेक्चर वाइज देख रहे हैं तो ये मोर देन इनफ है, अगर आप इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो अब ये मोर देन इनफ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, इसमें बहुत मेहनत लगती है।